that it's a 30th April 2021, ठीक है। टिल टाइम हमने क्या पढ़ा, हमने अपने सिलेबस के पार्ट ए के 2 चैप्टर पढ़े, ठीक है, 2 चैप्टर पढ़े। कौन कौन से 2 चैप्टर पढ़े? पहला पढ़ा व्हाट इज कंपनी, दूसरा हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी क्या होती है, कंपनी कितने तरीके की होती है। और अब हम क्या पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। एक कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है ना, कैसे कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, वो अब हम पढ़ने वाले हैं 3rd अपने चैप्टर में, दैट इज प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जब भी मैं प्रमोशन एंड फॉर्मेशन शब्द की बात करूंगी तो किसी भी फॉर्मेशन का मतलब हो गया कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना। ये इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस या ये फॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी का हैप्पी बर्थडे कब आता है, वंस कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड। वंस कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड मतलब जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, यानी ये जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है यही कंपनी का हैप्पी बर्थडे है, इसी दिन कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए वी हैव टू फॉलो अ स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टेप्स, ठीक है, और दैट इज प्रमोशन। सबसे पहले प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब वो काम जो कि प्रमोटर करता है। आपने कभी बीएसटी में प्रमोटर शब्द जरूर पढ़ा होगा। प्रमोटर क्या करता है, या क्या होता है प्रमोटर, सुना है आपने कभी? एनीवन? हमें एग्जैक्ट नहीं पता। एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है। प्रमोटर मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि कंपनी के एग्जिस्टेंस में आने से पहले, है ना, कंपनी के एग्जिस्टेंस में आने से पहले के सारे काम करेगा। मतलब ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्री इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में आने से पहले के जो भी काम करेगा वो प्रमोटर कहलाएगा। चाहे वो एमओए एओए बनाने का काम हो, कंपनी के लिए लॉयर लाना, कंपनी के लिए पहले शेयर होल्डर इकट्ठे करना, कंपनी के पहले डायरेक्टर के बारे में सोचना, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, ये सारे काम कौन करेगा, प्रमोटर करेगा। तो प्रमोटर क्या करता है, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज करता है ना। प्रमोटर क्या करता है, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज करता है। अब एक बात बताइए, यानी कंपनी को कंसीव करने का आइडिया भी किसके दिमाग में आता है, प्रमोटर के दिमाग में आता है, फाउंडर जिसे हम कहते हैं। क्या ये प्रमोटर कंपनी का एजेंट हो सकता है? क्या ये प्रमोटर कंपनी का एजेंट हो सकता है क्या? सोचिए। हो सकता है। एजेंट होने के लिए प्रिंसिपल का होना जरूरी होता है या नहीं होता है? एजेंट होने के लिए वी नीड प्रिंसिपल और नॉट? मीन्स देयर मस्ट बी द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल। आप अगर प्रमोटर को एजेंट कहते हैं तो इस एजेंट का प्रिंसिपल कौन होगा, बताइए। हु विल द प्रिंसिपल ऑफ दिस एजेंट? अगर हम ये कहें कि प्रमोटर एजेंट की तरह काम करता है तो हु इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस एजेंट? कंपनी। इस कंपनी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस? क्या कंपनी आ चुकी है एग्जिस्टेंस में? नो मैम। देन शुड वी कॉल इट एजेंट? नो मैम। नहीं, एजेंट तो तभी होगा ना जब कोई उसका प्रिंसिपल होगा। तो प्रमोटर प्रिंसिपल, प्रमोटर इज नॉट एन
एजेंट ऑफ कंपनी। प्रमोटर कंपनी का एजेंट नहीं होता क्योंकि कंपनी तो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आई है। इट ओनली वर्क्स इन द पोजीशन ऑफ ट्रस्ट। ये केवल विश्वास की स्थिति में, फिड्यूशरी स्थिति में काम करता है। प्रमोटर कभी भी कंपनी का एजेंट नहीं होता, बट इनकॉर्पोरेशन में आने से पहले के सारे काम कौन करेगा? प्रमोटर करेगा। आप भी लिख लीजिए, प्रमोटर इज अ पर्सन, प्रमोटर इज अ पर्सन हु डज, प्रमोटर इज अ पर्सन हु डज promoter is a person who does all activities related to pre-incorporation। ठीक है। and promoter is not an agent of company। ये लिख लीजिए, इट ओनली वर्क्स इन द पोजिशन ऑफ द ट्रस्ट। ठीक है, बढ़े आगे। यस मैम। ठीक है, अब प्रमोटर ने सारे काम कर लिए, लेकिन प्रमोटर के सारे काम कर देने से क्या कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है क्या? नो मैम। नहीं, है ना। मतलब वो शादी की सारी शॉपिंग हो गई और वो मंडप बुक हो गया और हॉल बुक हो गया, एवरीथिंग इज डन, बट तक जब तक वो पंडित जी वो मंत्र बोल के सर्टिफिकेट नहीं दे देंगे तब तक शादी थोड़ी हो जाती है। बस इसी तरीके से ये प्रमोटर जो है ये सारे काम कर लेता है, लेकिन कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आएगी? जब कंपनी का क्या हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, यानी प्रमोटर ने सारे काम कर दिए। अब अगला स्टेप क्या है? कंपनीज एक्ट में कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है। और ये इनकॉर्पोरेशन वाला काम भी कौन करता है? प्रमोटर ही करता है। प्रमोटर ही सारी तैयारी करेगा कंपनीज एक्ट में कंपनी को रजिस्टर करवाने की। तो जब भी कंपनी को रजिस्टर करवाया जाता है हम उसे कहते हैं इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। ये कंपनी फॉर्मेशन की प्रोसेस है, या दूसरे शब्दों में कह दीजिए ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस है। इसे फॉर्मेशन की प्रोसेस कह दीजिए या इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस कह दीजिए, एक ही बात है। ठीक है। नाउ जब भी हम कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, हमारा सबसे पहला क्या काम है? नेम। ठीक है, ये नाम बड़े काम का, ये नाम बड़े काम का इसका मतलब क्या कि जब भी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्टेंस में आने वाली है सबसे पहले हमें उसका नाम चाहिए। कारण क्या? और नाम के ऊपर लीगल ठप्पा भी चाहिए। जैसे मैं मेरा नाम सोनल बता सकती हूँ, आप अपना नाम शिवम बता सकते हो, चंचल अपना नाम बता सकती है, अपनी आइडेंटिटी बता सकती है। क्या कंपनी हमारे और आपके जैसे अपना इंट्रोडक्शन दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। कंपनी अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकती क्योंकि तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। अब मान लीजिए ये जो बबलू हैं अपने घर के एक छत के एक कमरे में जाके एक जूते बनाने का काम शुरू कर दें। ठीक है, और बोल दे मेरी कंपनी का नाम बाटा प्राइवेट लिमिटेड है, मेरी कंपनी का नाम बाटा प्राइवेट लिमिटेड है। बाटा कंपनी को इस बात से ऑब्जेक्शन होगा या नहीं होगा? होगा मैम। होगा। दे आर ए ब्रांड, उन्होंने वो रेपुटेशन, वो ब्रांड नेम कमाने के लिए पता नहीं कितने सालों मेहनत की है। ठीक है, और अगर किसी जूते के ऊपर बाटा लिखा है
और बाटा के शोरूम में वो जूता 2,000 रुपये में मिलता है और बबलू वाले ब्रांड का बाटा वाला जूता अगर 500 रुपये में मिलता है, तो हम और आप मिसगाइड होंगे या नहीं होंगे? होंगे मैम। होंगे, क्योंकि बाटा वह शब्द तो बोल के नहीं बता सकता कि मैं नया वाला हूँ या पुराना वाला। जैसे वो होता है ना, वो आपने देखा होगा कि यहाँ जयपुर में एक खंडेलवाल ढाबा है, बड़ा फेमस है, तो सीकर रोड पे चले जाओ, पुराना वाला, सबसे पुराना वाला, वही पुराना वाला, ठीक। तो पब्लिक मिसगाइड हो सकती है, कंफ्यूज हो सकती है। इसीलिए कंपनीज एक्ट ये कहता है कि कोई भी कंपनी, इंडिया में कोई भी कंपनी किसी ऐसे नाम से रजिस्टर नहीं हो सकती। क्या बोला? कि कंपनी कैन नॉट रजिस्टर्ड विद अ नेम, ऐसे नाम से रजिस्टर नहीं हो सकती विच इज आइडेंटिकल और रिजेंबल टू एन एग्जिस्टिंग कंपनी। मतलब आप अगर कोई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते हो तो आपकी कंपनी हम किसी ऐसे नाम से इनकॉर्पोरेट नहीं करके देंगे जो कि किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से आइडेंटिकल हो या रिजेंबल हो। आइडेंटिकल हो मतलब बिल्कुल सेम टू सेम हो, और रिजेंबल मतलब मिलती जुलती हो। ऐसे नाम से कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, ठीक है। और कंपनी का ऐसा भी नाम नहीं होना चाहिए जो कि किसी कानून में कोई ऑफेंस क्रिएट करता हो। इसका मतलब क्या? जब भी आप कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने जाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करनी है, उसकी नेम अवेलेबिलिटी को चेक करना है। नेम अवेलेबिलिटी को चेक करना है, यानी जिस नाम से आप कंपनी बनाना चाहते हैं, क्या वो नाम आपको अवेलेबल होगा क्या? बोले कौन अवेलेबल करवाएगा, किससे अवेलेबिलिटी चेक करें? तो बोलते हैं आरओसी। नाम अवेलेबल आपको कौन करके देगा? आरओसी। लेकिन ये सारी प्रोसेस कैसी होती है? ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब mca.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स .gov.in के ऑनलाइन पोर्टल पे प्रमोटर को एक नाम डिसाइड करना है, ठीक है। एक नाम तो नहीं बोलूँगी, ऐसा बोलूँगी इन प्रेफरेंस 3 से 4 नाम उसको डिसाइड करने होते हैं। इन प्रेफरेंस मतलब ये वाला ठीक है, नहीं दोगे तो दूसरा दे देना, ये भी नहीं दो तो तीसरा वाला, ऐसे इन प्रेफरेंस नाम वो डिसाइड करेगा और एक एप्लीकेशन देगा आरओसी को इन ई फॉर्म नंबर INC1। INC1 में एप्लीकेशन दी जाएगी 1,000 रुपये की फीस के साथ। कितने रुपए की? 1,000 रुपये की फीस के साथ। यानी आज अगर मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम क्या करना है? मुझे mca.gov.in के पोर्टल पे जाके क्या फाइल करनी है? एक नेम एप्लीकेशन, फॉर्म नंबर INC1 में 1,000 रुपये की फीस के साथ। आपको याद है उस दिन मैंने आपको बोला था एक नोटबुक में एक पेज पे यू ड्रॉ अ टेबल जहाँ पे हम फॉर्म नंबर, सेक्शंस वगैरह लिखेंगे। सेक्शंस लिखे थे हमने 2, उसी के नीचे ये फॉर्म नंबर लिखिए, फॉर्म नंबर INC1। इन द सेम टेबल ऑन द नेक्स्ट पॉइंट यू जस्ट राइट इट डाउन, फॉर्म नंबर INC1। और सामने डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, एप्लीकेशन फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, एप्लीकेशन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, ठीक है। अब जब भी आप ये INC1 ऑनलाइन MCA के पोर्टल पे डालेंगे, ये एप्लीकेशन किसके पास जाएगी? आरओसी के पास जाएगी। आपके जिस स्टेट में आप कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं, जिस स्टेट में, उस स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास ये एप्लीकेशन जाएगी। अब वो क्या करेगा? नाम चेक करेगा आपका। क्या नाम चेक करेगा? कहीं आपका नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से रिजेंबल तो नहीं है, मिलता जुलता तो नहीं है, ये कंपनीज एक्ट में अनडिजायरेबल तो नहीं है, किसी लॉ में ऑफेंस तो नहीं क्रिएट करता है। ये सब चेक करके वो आपको आपका नाम अवेलेबल करवा देगा 7 दिन के अंदर अंदर। यानी जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी उसके 7 दिन के अंदर आपको पता लग जाएगा मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। मतलब आपको या तो नाम अवेलेबल हो जाएगा या फिर आपको बोलेंगे वापस एक ईमेल आएगा और बोलेंगे आपका नाम ठीक नहीं है, सूटेबल नहीं है, आप रीसबमिशन करो। तो क्या कर सकते हैं? रीसबमिशन की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है।
रीसबमिशन में आपको दूसरे कोई नाम सजेस्ट करने पड़ेंगे, फिर उसमें से आरओसी आपको अवेलेबल करवा के देगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर 7 दिन के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन का जवाब आएगा, और आरओसी आपको 7 दिन के अंदर अंदर जो भी नाम अवेलेबल करवा के देगा वो नाम आपके लिए कितने दिन तक अवेलेबल है? 20 दिन तक। वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। जो भी आरओसी ने आपको नाम अवेलेबल करवा के दिया वो नाम केवल 20 डेज के लिए आपके लिए रिजर्व रहेगा। इस बात का क्या मतलब है? अगले 20 दिन के अंदर अंदर सारी इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस कंप्लीट करके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आरओसी से ले लेना है। अगर आपने ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगले 20 दिन के अंदर अंदर आरओसी से नहीं लिया तो आपका नाम लैप्स हो जाएगा। लैप्स होने का मतलब दोबारा से फ्रेश नेम एप्लीकेशन आपको आरओसी को देनी पड़ेगी और नया नाम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 डेज के लिए आपका नाम रिजर्व रहता है जब भी आप नाम आरओसी से अवेल करवाते हैं। और आरओसी का मतलब उस स्टेट का आरओसी जहां पे प्रपोज्ड कंपनी सिचुएट करने वाली है, जहां पे आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए ये नेम अवेलेबिलिटी वाले क्लॉज में। मैम आरओसी 4-5 नेम सजेस्ट करती है या फिर एक ही नेम सजेस्ट करती है? आप 4-5 नाम आरओसी को बोलते हैं ये वाला दे दो, नहीं तो वो वाला दे दो। ठीक है, फिर उसमें से आप आरओसी एक ही नाम आपको देगी। और मान लीजिए कभी कभी आपने जो 4 नाम सजेस्ट किए वो चारों के चारों ही अवेलेबल हैं, तो आरओसी आपको बोलेगी इन चारों में से आप कोई भी रख सकते हो, है ना? आप दोगे उनमें से एक ही नाम है तो वो देगी, अगर चारों ही अवेलेबल है तो बोलेगी आप इनमें से कोई भी रख लो। मैम सीओपी का मतलब क्या होता है? सीओपी ये पूछ रहे हैं मोहित, सीओपी? यस मैम, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट सीओपी कहाँ लिखा है? थर्ड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में मैम ऊपर लिखा हुआ है ना मैम, COB। कंपनी कैन नॉट रजिस्टर्ड विद हिज नेम विच इज आइडेंटिकल, इसी पॉइंट में बोल रहे हो ना? नो मैम, तो थर्ड पॉइंट यही तो है थर्ड पॉइंट। मतलब क्या होता है? यही तो है थर्ड पॉइंट मैम। ऊपर प्रमोशन, अच्छा सीओबी के नीचे वाला नहीं पढ़ाया ना ऊपर। मैंने, छोड़ दो, उसके बारे में मैंने बात ही नहीं की आपसे। 2 ही पॉइंट के बारे में तो बात की है, थर्ड पॉइंट के बारे में बात नहीं की। इट इज़ अ बिजनेस, कंपनी बिजनेस कब करेगी? वंस कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड। सीओबी स्टैंड्स फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये लिखा है ना, देखो। ओके ठीक, तो जैसे ही अब नाम अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए घड़ी चालू। घड़ी चालू मतलब आपके 20 दिन का समय आपके हाथ में है और 20 दिन के अंदर अंदर अब आपको क्या कर लेना है? कंपनी का इनकॉर्पोरेशन आरओसी के पास करवा लेना है, अदरवाइज ये नाम लैप्स हो जाएगा और दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात की भी कोई श्योरिटी नहीं है। और एक बात, ये जब आरओसी नेम अवेलेबिलिटी चेक करता है तो स्टेट वाइज नहीं चेक करता है, पैन इंडिया बेसिस। मतलब अगर इंडिया में किसी भी देश में, किसी भी राज्य, किसी भी कोने, किसी गली, किसी मोहल्ले में अगर आप जिस नाम से कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते हैं ऑलरेडी कोई कंपनी बनी हुई है तो आरओसी आपको वो नाम अवेलेबल करवा के नहीं देगा। तो आपकी कंपनी का नाम यूनिक होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी वी हैव इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी फॉर आवर क्लाइंट एंड दे वर एक्सपेक्टिंग अ नेम, दिस इज गुरुकुल। दे वांटेड टू ओपन अ आर्चरी अकेडमी, है ना, वो तीरंदाजी समझते हैं, तीरंदाजी। दे वांटेड टू ओपन अ आर्चरी अकेडमी and they wanted us to take a name from the ROC, Gurukul. This name was not available for them. उन्होंने स्पेलिंग्स भी चेंज करके देखी कि आपको के को सी कर दीजिए एंड ऑल, बट ये नाम उनके लिए अवेलेबल नहीं था, ये नाम उनको नहीं मिला क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के साथ ये नाम एग्जिस्टिंग कंपनीज के पास है। ओके और ये इसीलिए ताकि पब्लिक मिसगाइड ना हो।
अब आप गुरुकुल के नाम से अपने घर में के किसी कमरे में कोई काम कर लीजिए, सोल प्रोप्राइटरशिप चला लीजिए, पार्टनरशिप फर्म चला लीजिए, उसके लिए रोक टोक नहीं है। ये सारे झंझट कब हैं? जब आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते हैं। इनकॉर्पोरेशन क्या कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस होगी? तो सबसे पहले एक सिंपल शब्दों में बात करूं कि अगर हमें कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है, इफ वी वांट टू गेट इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी, देन वी हैव टू सबमिट 7 documents under section 7। 7 documents under section 7, यानी सेक्शन 7 के हमें 7 डॉक्यूमेंट, सेक्शन 7 के 7 डॉक्यूमेंट्स आरओसी को सबमिट करने पड़ेंगे। और जब हम ये डॉक्यूमेंट्स आरओसी को सबमिट करेंगे तो आरओसी इनको वेरीफाई करेगा, वेट करेगा, और इफ एवरीथिंग इज ओके देन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन शैल बी इशूड। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 7 के कौन से 7 डॉक्यूमेंट है, कौन से 7 डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए रिक्वायर्ड होंगे। अगेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ चुकी है कई बार कि हाउ कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो मैंने आपको बोला था कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए जो भी काम होंगे वो कौन करेगा? प्रमोटर। तो क्योंकि अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आई है तो इन 7 डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना भी किसका काम है? प्रमोटर का काम है। तो प्रमोटर क्या करेगा? वो सबमिट करेगा, प्रमोटर सबमिट करेगा फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू आरओसी। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आरओसी को सबमिट करेगा प्रमोटर। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? सबसे पहला डॉक्यूमेंट आरओसी को जो सबमिट किया जाता है वो होता है एमओए एंड एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये जो मेमोरेंडम है ये कंपनी के बारे में सारी बेसिक इंफॉर्मेशन देगा। सारी बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब चाहे वो कंपनी का नाम हो, कैपिटल हो, ऑब्जेक्ट हो, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे सिचुएट होने वाला है, स्टेट का नाम, ईच एंड एवरीथिंग इज डिफाइंड बाय दी एमओए। और ये जो आर्टिकल्स है वो क्या बताएगा? आर्टिकल्स बताएगा कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएगा और बायलॉज बताएगा। ठीक है, तो ये मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। और ये मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स हैं, इसको कौन साइन करेगा? साइंड बाय सब्सक्राइबर्स टू एमओए। सब्सक्राइबर मतलब पर्सन who subscribed the shares of company at very first। मतलब वो लोग जिन्होंने सबसे पहली बार कंपनी के शेयर खरीदे हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहूंगी फर्स्ट मेंबर। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को फर्स्ट मेंबर साइन करेंगे और तब ये आरओसी के पास सबमिट किया जा सकता है। कोई कुछ पूछ रहा था? एनीवन हैज डाउट? सम? नहीं? चलिए स्टार्ट अगला पॉइंट। इसके अलावा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अलावा बोलिए। हाँ बोलिए प्लीज। जी मैम, अभी है ना कंपनी तो बनी नहीं, बट मतलब उन्होंने शेयर भी मतलब सेल कर दिए एक टाइप से, जब भी तो फर्स्ट मेंबर है उनके। अभी कंपनी नहीं बनी। ये क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर व्यक्ति जो सबसे पहली बार कंपनी के शेयर खरीदने के लिए तैयार हैं या जो फर्स्ट मेंबर बनने के लिए तैयार है वो अंडरटेकिंग देते हैं। क्या अंडरटेकिंग देते हैं? हाँ, हम अपनी इच्छा से कंपनी के पहले मेंबर, पहले शेयर होल्डर बनने के लिए तैयार हैं। तो इस कारण वो अंडरटेकिंग देते हैं, इस कारण वो फर्स्ट सब्सक्राइबर या फर्स्ट मेंबर कहलाते हैं। क्योंकि अब जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर बनेगा, तो उस रजिस्टर ऑफ मेंबर में सबसे पहली बार इन सब्सक्राइबर्स का नाम लिखा जाएगा। जो प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम 2, पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 7 होने चाहिए। इसलिए इन्हें फर्स्ट सब्सक्राइबर्स कहा जाता है। टेक्निकली दे आर गोइंग टू बी द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर? पता होता है फिर क्योंकि कंपनी मतलब इनकॉर्पोरेट हो रही है, तब वो शेयर परचेज करने के लिए पहले रेडी होते हैं ना। एक बार
क्या बोल रहे, वापस रिपीट करिए चंचल। मतलब मैम अब जैसे आपने बोला कि ना फर्स्ट मेंबर जो मतलब परचेज करने के रेडी हो जाते हैं मतलब ना कंपनी में शेयर, तो वो शेयर फर्स्ट मेंबर होते हैं, तो उनको पता होती है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है। हाँ, क्योंकि प्रमोटर मुझे और आपको तैयार करेगा कि चंचल और सोनल क्या आप इस प्राइवेट कंपनी में पहले मेंबर बनने को तैयार हो, तो हमें, मैं और आप अंडरटेकिंग देंगे कि हाँ हम कंपनी के कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना खरीदना चाहें हम इतने शेयर खरीदने के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए प्रमोटर हम दोनों को तैयार करता है, प्रमोटर हम दोनों का नाम सजेस्ट करता है, हम दोनों से बात करता है, हमें तैयार करता है कि क्या आप दोनों फर्स्ट सब्सक्राइबर बनने के लिए तैयार हो। अगर हम हाँ करेंगे तभी हमारा नाम एमओए में आएगा और तभी हम एमओए को साइन कर सकते हैं। कुछ और कंफ्यूजन हो रहा है? तो कल ना मैं मतलब एक बार भूल गया पूछना है ना कि आप जब बोल रही थी ना कि जैसे नाम दिए जाते हैं चार, मतलब आरओसी मतलब ये नाम देती है चार, तो अगर वो कैंसिल हो जाते हैं चारों, तो फिर क्या दोबारा हमें फॉर्म भरना पड़ेगा या फिर उसी में ही हो जाएगा? आपने अगर पूरा सेशन ध्यान से सुना हो तो कल मैंने आपको बोला था कि आपको आरओसी रीसबमिशन की अपॉर्चुनिटी भी देता है। रीसबमिशन मतलब अगर आपके नाम से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको 2 रीसबमिशन की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। पहली बार एक बार आपने एप्लीकेशन डाली, अगर आपके नाम से आरओसी सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको 2 रीसबमिशन की अपॉर्चुनिटी देता है। अगर 2 रीसबमिशन के टाइम भी अगर आपने सही नाम आरओसी को नहीं सजेस्ट किया कि ये वाला दे दो या व्हाटएवर, तो फिर आपको दोबारा से फीस देनी पड़ेगी। ऐसा, ठीक है। नाउ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाद जो अगला डॉक्यूमेंट हमें देना है दैट इज कॉल्ड अ डिक्लेरेशन, है ना। डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगी, मतलब एक कंपनीज एक्ट में इसका प्रॉपर फॉर्म दिया हुआ है। उस प्रिस्क्राइब फॉर्म में ये जो डिक्लेरेशन है वो कौन देगा? एडवोकेट या पीसीए, पीसीए स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या पीसीएस, who is engaged in the formation of the company। मतलब जो भी व्यक्ति कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में इन्वॉल्व है, कंपनी के फॉर्मेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जो भी कंपनी के सारे लीगल काम कर रहा है, वो एडवोकेट या वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीडब्ल्यूए या पीसीएस डिक्लेरेशन देगा। एंड और कौन डिक्लेरेशन देगा? वो पर्सन जिनका नाम आर्टिकल्स में, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एज अ डायरेक्टर, एज अ मैनेजर या एज अ सेक्रेटरी लिखा हुआ है। तो डिक्लेरेशन पे कौन साइन करेगा? फॉर्मेशन में लगे हुए प्रोफेशनल्स लोग एंड कंपनी के जो डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी हैं जिनका नाम कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, वो लोग भी डिक्लेरेशन को साइन करेंगे। ठीक है, ये किस बात की डिक्लेरेशन होती है कि हाँ हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट की सारी कंप्लायंसेस कर रही है, कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इस बात की डिक्लेरेशन ये देते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट क्या होगा? तीसरा डॉक्यूमेंट होगा एफिडेविट, शपथ पत्र। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो एक एफिडेविट होता है। एफिडेविट कौन देगा? ईच ऑफ द सब्सक्राइबर टू एमओए। मतलब ईच ऑफ द सब्सक्राइबर टू एमओए का मतलब यही कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स जो हैं वो एफिडेविट देंगे एंड पर्सन्स नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर, यानी जिनका नाम एज अ फर्स्ट डायरेक्टर डिसाइड किया है। फर्स्ट डायरेक्टर का मतलब कंपनी के इनकॉर्पोरेट होते ही जो सबसे पहली बार कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे, तो फर्स्ट सब्सक्राइबर और फर्स्ट डायरेक्टर एफिडेविट देंगे। किस बात का एफिडेविट दे रहे हैं? देखिए, इस बात का एफिडेविट दे रहे हैं दैट वो किसी भी ऑफेंस में कन्विक्टेड नहीं है। ऑफेंस मतलब कोई भी ऐसी ऑफेंस जो कि कंपनी के प्रमोशन, फॉर्मेशन या मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी, मतलब मान लीजिए कोई दूसरी कंपनी के मैनेजमेंट से लोग रिलेटेड थे, फॉर्मेशन या प्रमोशन से रिलेटेड थे, और उन्होंने वहाँ अगर कंपनीज एक्ट से रिलेटेड कोई गलती की है तो एफिडेविट नहीं दे सकते। तो एफिडेविट देते समय वो क्या कसम खाते हैं कि किसी भी कंपनी के प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट में हम किसी ऑफेंस में कन्विक्टेड नहीं हैं। ठीक है, एंड
और क्या बात का कन्विक्शन मतलब एफिडेविट देते हैं कि दे हैव नॉट बीन फाउंड गिल्टी, उन्हें किसी भी फ्रॉड में, मिसफीजेंस मतलब अनुचित काम या किसी भी ड्यूटी के ब्रीच, किसी भी ड्यूटी को तोड़ने के लिए गिल्टी नहीं पाया गया है, दोषी नहीं पाया गया है कंपनीज एक्ट में। कब? पिछले 5 सालों में, यानी जिस दिन वो एफिडेविट दे रहे हैं उसके 5 सालों में, वो पिछले 5 सालों में वो किसी भी फ्रॉड में, मिसफीजेंस में या ब्रीच ऑफ ड्यूटी में गिल्टी नहीं पाए गए थे। एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट किए जा रहे हैं वो उनकी नॉलेज में करेक्ट हैं, कंप्लीट हैं, ट्रू हैं, मतलब उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग कहीं कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो इन 3 बातों का एफिडेविट दिया जाएगा फर्स्ट सब्सक्राइबर के द्वारा और फर्स्ट डायरेक्टर के द्वारा। तो 3 डॉक्यूमेंट हो गए, एमओए, डिक्लेरेशन और तीसरा एफिडेविट। वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं वॉइस ब्रेक हो रही है, कौन सी कर दिया थर्ड वाला पूरा। अच्छा, एक सेकंड। ना ओके? जी मैम। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बोला कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 7 के 7 डॉक्यूमेंट्स, यानी जब भी कंपनी को अगले 20 दिनों के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम आरओसी को सबमिट करते हैं। ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट हम क्या सबमिट करते हैं, कंपनी का मेमोरेंडम सबमिट करते हैं और कंपनी के आर्टिकल्स सबमिट करते हैं। मेमोरेंडम मतलब जिसमें कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है और आर्टिकल्स जिसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये मेमोरेंडम एंड आर्टिकल कौन साइन करेगा, कंपनी के पहले सब्सक्राइबर साइन करेंगे, फर्स्ट सब्सक्राइबर साइन करेंगे। फर्स्ट सब्सक्राइबर मतलब वो लोग जिन्होंने सबसे पहले कंपनी के शेयर खरीदने की अंडरटेकिंग दी है या जो लोग कंपनी के फर्स्ट मेंबर बनने को तैयार हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या जाएगा, डिक्लेरेशन जाएगी। डिक्लेरेशन मतलब एक मतलब अपने आप से ये बात कहेंगे कंपनी के एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या पीसीएस, कोई भी हो सकता है जो कि कंपनी के फॉर्मेशन में एंगेज्ड हैं। और डिक्लेरेशन कौन देगा, या एक तो ये प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल तो देंगे ही देंगे और साथ में कौन देगा, आर्टिकल्स में जिनका नाम डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी की तरह लिखा हुआ है वो भी डिक्लेरेशन देंगे। तीसरा डॉक्यूमेंट एफिडेविट दिया जाएगा। एफिडेविट कौन देगा, कंपनी के पहले सब्सक्राइबर और वो व्यक्ति जिनका नाम कंपनी के आर्टिकल में फर्स्ट डायरेक्टर की तरह लिखा हुआ है वो एक एफिडेविट देंगे। वो किस बात की शपथ लेंगे कि हम ये बता रहे हैं, हम इस बात पे पूरा भरोसा करते हैं कि ये लोग कंपनी के किसी भी कंपनी के, एनी कंपनी, किसी भी दूसरी कंपनी के प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट में किसी ऑफेंस में कन्विक्टेड नहीं है। और दूसरी बात, पिछले 5 सालों में ये किसी भी फ्रॉड में, किसी भी मिसफीजेंस में, अनुचित काम में, किसी भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी में गिल्टी नहीं पाए गए हैं। तीसरी बात कि जो भी डॉक्यूमेंट आरओसी को सबमिट किए जा रहे हैं इनके नॉलेज के अकॉर्डिंग ट्रू हैं और बेस्ट हैं। ठीक है, और करेक्ट है। तो ये 3 अभी 7 डॉक्यूमेंट्स देने हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए। सेक्शन 7 में 7 डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और ये 3 डॉक्यूमेंट हैं। अब चौथे डॉक्यूमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे, 4th डॉक्यूमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे। और 4th डॉक्यूमेंट क्या है, एड्रेस ऑफ फॉर द करस्पॉन्डेंस टिल रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश। देखिए अभी कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आई है तो अभी तक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बना है। रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब ऐसे मान लीजिए कंपनी का परमानेंट एड्रेस नहीं है, अभी कंपनी का अभी परमानेंट एड्रेस नहीं है। तो जब तक परमानेंट एड्रेस नहीं हो जाता रजिस्टर्ड ऑफिस का तब तक आरओसी को आप क्या दे दीजिए, करस्पॉन्डेंस एड्रेस दे दीजिए। मतलब अगर कोई चिट्ठी पत्री भेजनी हो तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस दे दीजिए। ठीक है। 5th डॉक्यूमेंट
क्या जाएगा? 5th डॉक्यूमेंट जाएगा जो भी कंपनी के फर्स्ट सब्सक्राइबर्स बनने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने MOA को साइन किया है एज अ फर्स्ट सब्सक्राइबर, उनके नाम, पते, ID प्रूफ, मतलब उनकी डिटेल जाएगी, फर्स्ट सब्सक्राइबर की डिटेल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो लोग कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर बनने को तैयार हैं उनके पर्टिकुलर्स भी देने पड़ेंगे, नाम, पता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी उनके ID प्रूफ्स हैं वो भी देने पड़ेंगे, एड्रेस प्रूफ वगैरह। और जो लोग कंपनी में डायरेक्टर बनने को तैयार हैं उनकी कंसेंट। किस बात की कंसेंट? हाँ, हम अपनी इच्छा से कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर बनने को तैयार हैं। ठीक है, तो ये हुए सेक्शन 7 के 7 डॉक्यूमेंट्स। यानी आपको जो नाम 20 दिन के लिए ROC ने रिजर्व करवा के दिया था, उन 20 दिनों में आपको इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। और सेक्शन 7 में आपको MOA, AOA, डिक्लेरेशन, एफिडेविट, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, सब्सक्राइबर की डिटेल, फर्स्ट डायरेक्टर की डिटेल और डायरेक्टर्स की कंसेंट, ये 7 डॉक्यूमेंट्स आपको ROC को सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये काट दें एक बार, INC 22 यहाँ पे काट दें। ठीक है, INC 22 एक बार यहाँ पे काट दें। अब जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ROC को सबमिट करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है? देखिए हमने क्या किया, सेक्शन 7 के 7 डॉक्यूमेंट सबमिट किए। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें क्या देना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन फीस। एक बार ये मैं होल्ड कर रही हूँ, ये पैरा मैं होल्ड कर रही हूँ, इसको थोड़ी देर बाद में बताऊंगी। 7 डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, और वो रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो कंपनी की नॉमिनल कैपिटल, या दूसरे शब्दों में कह दीजिए ऑथराइज्ड कैपिटल पे डिपेंड करेगी। मतलब जितनी कैपिटल से कंपनी रजिस्टर हुई है उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। जब ये दोनों चीज़ें आप ROC को सबमिट कर देंगे तो ROC आपके डॉक्यूमेंट्स को वेट करेगा, चेक करेगा, एंड इफ एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, सब कुछ अगर ठीक ठाक है और ROC सेटिस्फाइड है, तो ROC क्या बोल देगा? ROC बोल देगा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, और ROC आपको क्या दे देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब अगर ROC इस बात से सेटिस्फाइड है, ROC अगर सेटिस्फाइड है, किस बात से सेटिस्फाइड है ROC? कि ऑल द रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हैव बीन कंप्लाइड, सब कुछ कंपनीज एक्ट की कंप्लायंसेस पूरी हो चुकी है, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? इट शैल सर्टिफाई अंडर इट सील, मतलब अपना ठप्पा लगा के देगा कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, और क्या इशू करेगा? COI स्टैंड फॉर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। अब जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है, ये इंपॉर्टेंस अपने आप में क्यों रखता है? क्योंकि ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे जो डेट लिखी हुई है, मैंने क्या बोला? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे जो डेट लिखी हुई है वही डेट क्या कहलाती है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी का हैप्पी बर्थडे है ये। एंड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। कंपनी कब एग्जिस्टेंस में आती है? जिस दिन कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है, जिस डेट को। और ये इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस होगा। कंक्लूसिव एविडेंस मतलब जैसे आपने वो पुरानी मूवीज में देखा है, ऐसे मंदिर होता है शिव जी का, काली तूफानी रात होती है, घंटियां बज रही होती है, और अगर बबलू के हाथ में खून से सना हुआ चाकू है डेड बॉडी के पास, तो क्या मानते हैं? हु इज अ मर्डरर? बबलू इज अ मर्डरर। बट क्या ये फाइनल है क्या बबलू इज अ मर्डरर? नहीं, अगर अदरवाइज एविडेंस आ जाएंगे तो हो सकता है बबलू बाइज्जत बरी भी हो जाए। लेकिन अगर बॉडी पे जो फिंगरप्रिंट हैं और चाकू पे जो फिंगरप्रिंट है, अगर दोनों ही बबलू के हैं
तो फिर इस बात को कंक्लूड किया जा सकता है कि बबलू ही मर्डरर है। यानी अगर एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया तो ये इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा। किस बात का कंक्लूसिव एविडेंस? दैट कंपनी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड नाउ नो वन कैन चैलेंज दी एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। अब कंपनी की एग्जिस्टेंस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का कंक्लूसिव एविडेंस है। यानी दो तरीके के एविडेंस होते हैं, एक होता है कंक्लूसिव एविडेंस, एक होता है प्राइमा फेसी एविडेंस। कंक्लूसिव एविडेंस which cannot be challenged और प्राइमा फेसी एविडेंस मतलब कैन बी चैलेंज। अभी कंपनी की एग्जिस्टेंस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है, आरओसी एक डॉक्यूमेंट इशू करके देता, एक नंबर इशू करके देता है, दिस इज कॉल्ड सिन। सिन स्टैंड्स फॉर, सब लोग नोट करेंगे, सिन स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेशन नंबर 5, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, है ना, इनकॉर्पोरेशन नहीं, आइडेंटिफिकेशन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये 21 डिजिट का नंबर होता है, 21 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। यानी अगर किसी कंपनी को कोई सिन अलॉट कर दिया गया तो इट कांट बी रिपीटेड, दूसरी कंपनी को सेम सिन अलॉट नहीं किया जा सकता। लिख लीजिए, CIN स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 21 डिजिट का नंबर है, 21 डिजिट का नंबर होता है। ओके, नाउ जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा, आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको बना के देगा एक पर्टिकुलर फॉर्म में, और ये फॉर्म नंबर है INC 11। और इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपका सिन भी लिखा होगा। ठीक है, तो एक जो हमने एक नोटबुक में एक पेज पे टेबल बनाई थी, उसमें ये भी लिख लीजिए INC 11, INC 11। और INC 11 के आगे लिख दीजिए इट इज़ अ फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। INC 11 क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म है, क्योंकि आपके MCQ वाला जो पोर्शन होता है उसमें ये फॉर्म नंबर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो INC 11 फॉर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहां तक की बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो मैम। ओके, ठीक है। देखिए, अब एक बात कि जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, हम क्या मानते हैं? कंपनी इनकॉर्पोरेट कब से हुई? क्या मानेंगे? कंपनी कब से इनकॉर्पोरेटेड मानी जाती है? जब मैम उसको सर्टिफिकेट मिल जाए। हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और यही डेट क्या मानी जाती है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई मतलब कंपनी शक्तिमान बन गई, लीगल एंटिटी क्रिएट हो गई, हमारे ऐप के जैसे सारे काम कर सकती है, तो कंपनी अब बिजनेस भी कर सकती है ना। कंपनीज एक्ट ये कहता है कि जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, वो अपना बिजनेस कब स्टार्ट कर सकती है? जब कंपनी के डायरेक्टर एक डिक्लेरेशन फाइल करें विद इन 180 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। मतलब कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से 180 दिन के अंदर अंदर एक डिक्लेरेशन वो लोग फाइल करेंगे डायरेक्टर्स। किस बात की डिक्लेरेशन?
कि जिन लोगों का नाम फर्स्ट सब्सक्राइबर की तरह बताया गया था उन्होंने अपने शेयर ले लिए हैं और शेयर का पैसा दे दिया है। एंड हमने जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस बताया था वो वेरीफाई हो गया है बाय फाइलिंग नेसेसरी रिटर्न, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस का भी वेरिफिकेशन करवा दिया गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए कंपनी ने बोला मेरा तो रजिस्टर्ड ऑफिस दुकान नंबर 202 मोहल्ला नंबर 80 में है, और अगर वहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं मिला ऑन दी फिजिकल वेरिफिकेशन, तो कंपनी का नाम स्ट्राइक आउट कर दिया जाएगा, मतलब कंपनी को आरओसी बंद कर सकता है। स्ट्राइक आउट करना मतलब आरओसी कंपनी का नाम अपने रजिस्टर में से काट सकता है और इसका मतलब कंपनी को बंद कर सकता है। तो कंपनी अपना बिजनेस कब कमेंस कर सकती है? कोई भी कंपनी अपना बिजनेस तब कमेंस कर सकती है जब कंपनी के डायरेक्टर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से 180 दिन के अंदर अंदर डिक्लेरेशन फाइल कर दें। किस बात की डिक्लेरेशन? कि सब्सक्राइबर ने शेयर ले लिए हैं, पैसा दे दिया है और रजिस्टर्ड ऑफिस को वेरीफाई करा दिया गया है। ये बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। ठीक है, और जो भी डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, मतलब कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स हैं उनकी एक कंसेंट DIR 12 में आरओसी को सबमिट की जाएगी विद इन 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। मतलब जो उन्होंने कंसेंट दी थी उस कंसेंट को आरओसी को भी भेजा जाएगा। किस फॉर्म में भेजा जाएगा? अगले 30 दिन के अंदर अंदर DIR 12 में भेजा जाएगा। ठीक है, डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड टू फाइल with ROC their consent in writing to act as a director। डायरेक्टर को डायरेक्टली अपनी कंसेंट आरओसी को सबमिट करनी होती है फॉर्म नंबर DIR 12 में। ठीक, यहां तक के प्रोसेस में किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। आगे बढ़े। ठीक, देखिए अभी क्या होता है, मन चंचल होता है। ठीक है, मतलब मन भटकता रहता है, कभी बोलेगा कुछ गलत काम कर लें, कुछ गड़बड़ कर दें। तो इसी तरीके से जिस पर्सन ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाया उसने क्या किया, उसने कोई भी फॉल्स इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन सबमिट की या सही इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया, या तो झूठ बोला या सही इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया, तो ही शैल बी लायबल अंडर सेक्शन 447। ठीक है, अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन, झूठी इंफॉर्मेशन के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाई तो 447 अट्रैक्ट हो जाएगा। और ये क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए, इट इज अ पेनल्टी फॉर फ्रॉड। ठीक है, क्या पेनल्टी होती है हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी केवल सेक्शन के आगे लिख लीजिए, इट्स अ पेनल्टी फॉर फ्रॉड। ठीक है, नाउ मान लीजिए एट द टाइम आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी तो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल चुका है, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद कंपनी के एग्जिस्टेंस में आने के बाद ये प्रूव हो गया कि कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। देखिए ऊपर वाली बात क्या थी, जिस समय इनकॉर्पोरेशन हो रहा है उसी समय गड़बड़ पता चल गई। 7 सबसेक्शन 6 बोलता है कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के बाद पता चला कि कंपनी फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है, और प्रमोटर या जिनका नाम कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर की तरह लिखा गया है या जिन लोगों ने कंपनी में डिक्लेरेशन फाइल की है उन सभी लोगों को लपेटे में ले लिया जाएगा और उन सभी लोगों को सेक्शन 447 में लायबल माना जाएगा। मतलब अगर कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद अगर फ्रॉड प्रूफ हो गया कि ये कंपनी फ्रॉडुलेंट इन्फॉर्मेशन दी थी इसलिए इनकॉर्पोरेट हुई है, तो कंपनी के डिक्लेरेशन देने वाले लोग, फर्स्ट डायरेक्टर, प्रमोटर, सबको पेनल्टी फॉर फ्रॉड के लिए लायबल माना जाएगा। और अगर ऐसा फ्रॉड निकल के आता है तो बीच में कूद पड़ेगा ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल स्टैंड्स फॉर NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल
कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। मैंने आपको एक बात बताई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में सबसे नीचे होता है आरओसी, उसके ऊपर होता है आरडी रीजनल डायरेक्टर और उसके ऊपर होता है एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को अगर कोई एप्लीकेशन दे तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है जो उसको ठीक लगे। किस बात के ऑर्डर पास करेगा, कंपनी के रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट के, ठीक है, इंक्लूडिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल में कैसे चेंज किया जाए। और जो भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा वो किसके फायदे के लिए होंगे, कंपनी के लिए, मेंबर के लिए एंड क्रेडिटर्स के लिए। मतलब ट्रिब्यूनल बोलेगा कंपनी के मैनेजमेंट को इस तरीके से चलाया जाए जो कि क्रेडिटर के इंटरेस्ट में हो, कंपनी के इंटरेस्ट में हो एंड मेंबर के इंटरेस्ट में हो, ठीक है। और क्या कर सकता है ट्रिब्यूनल, अगर उसको ये लगा कि भाई कंपनी फ्रॉडुलेंट तरीके से इनकॉर्पोरेट हुई है तो जितने भी कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी को बोलेगा अनलिमिटेड, या बोल देगा कि कंपनी का जो नाम है वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से हटा दिया जाए। व्हाट इज द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है आरओसी उसका नाम अपने एक रजिस्टर में लिख लेता है। इट इज अ रजिस्टर मेंटेन्ड बाय आरओसी। तो जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है आरओसी उस रजिस्टर में नाम लिख लेता है। ट्रिब्यूनल बोल सकता है उस रजिस्टर में से कंपनी का नाम काट दो, काट दो मतलब स्ट्राइक आउट कर दो। जैसे ही नाम स्ट्राइक आउट हुआ कंपनी का काम तमाम, ठीक है। या ट्रिब्यूनल बोल सकता है इस कंपनी का प्रॉपर वाइंडिंग अप करो, या जो भी उसको ठीक लगे वैसा ऑर्डर दे सकता है। बट मरने वाले से पहले क्या पूछा जाता है, बताइए, मरने वाले से अंतिम इच्छा। तो जब भी ट्रिब्यूनल ऐसे ऑर्डर देगा उसके पहले क्या देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई का मौका देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन कि अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ सेक्शन 8 जब हम पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक कुछ प्रोविजंस छुड़वाए थे। इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी हम इसके साथ पढ़ेंगे क्योंकि इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर है। देखिए पेज नंबर नोट्स में मेरे पास 9 है और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सेक्शन 8 कंपनी बनती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट हर सड़क चलते आदमी को तो लाइसेंस नहीं दे सकती, ठीक। तो बोला कि अगर आप सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते हो तो बाकी सारी प्रोसीजर जो भी हम पहले 3rd चैप्टर में पढ़े वो सब सेम होगी, लेकिन एप्लीकेशन के साथ आपको कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। यानी क्या कि जब भी कोई पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते हैं, कौन सी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, तो उनको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी फॉर्म नंबर INC 12 में अलॉन्ग विद फीस। और इस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में बनाए जाएंगे, दैट इज INC 13। और ये एप्लीकेशन किस बात की एप्लीकेशन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन है। किस बात की एप्लीकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये लाइसेंस देने की। क्योंकि आरओसी भी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तब देगा जब वो इस बात से सेटिस्फाइड हो जाएगा कि आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस है। यानी आरओसी के पास जाना है बाद में, सबसे पहले किसके पास एप्लीकेशन डालनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट को आप एप्लीकेशन दोगे लाइसेंस के लिए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कंपनी के मेमोरेंडम और एसोसिएशन का ड्राफ्ट कि कंपनी क्या करने वाली है, कंपनी के रूल रेगुलेशन क्या होंगे, ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसके अलावा एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी फॉर्म नंबर INC 14 में। और डिक्लेरेशन किसकी, कंपनी के एडवोकेट की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट या CS की, ठीक है।
किस बात की डिक्लेरेशन? कि कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाए गए हैं और जो भी रूल रेगुलेशंस हैं वो सारे पूरे किए गए हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको क्या देना है? अगले 3 सालों का इनकम एक्सपेंडिचर। IE स्टैंड्स फॉर इनकम और एक्सपेंडिचर का प्रोजेक्शन देना है कि आप कहाँ से अगले 3 साल में पैसा लेके आओगे और कहाँ आप खर्च करोगे, क्योंकि जब सेक्शन 8 कंपनी होती है तो ये प्रॉफिट तो कमाती नहीं है, तो ग्रांट्स डोनेशंस वगैरह से कहाँ से आप पैसा लाओगे और कहाँ कहाँ आप पैसा खर्च करोगे। इसके अलावा जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो भी डिक्लेरेशन देंगे कि हमारे हिसाब से सब ठीक है। जब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लाइसेंस दे देगी अगर उसको लगता है सब कुछ ठीक ठाक है तो। अब ये लाइसेंस अगर आपके हाथ में आ गया, अब आप क्या कर सकते हो? सेक्शन 7 में जाके ROC से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले सकते हो। यानी वो जो अभी हमने प्रोसेस पढ़ी वो तो पूरी करनी ही करनी है, उसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस भी लेना है अगर आप सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते हो तो। ये तो बात हुई कि अगर आप कोई नई सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते हो, बट कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना, ये मोह माया से मन विरक्त हो गया, दूर हो गया और अपन ने सोचा कि हमारी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को हम किस में कन्वर्ट कर दें? सेक्शन 8 कंपनी। हाँ, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। तो देखिए, चाहे आप नई सेक्शन 8 कंपनी बनाइए या एग्जिस्टिंग कंपनी को नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से तो लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। तो जब भी अगर एग्जिस्टिंग कंपनी कन्वर्ट हो रही है तो लाइसेंस लेने के लिए एग्जिस्टिंग कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन देनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म नंबर INC 12 में, और फीस के साथ, है ना, फ्री तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, फीस के साथ। और क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे? देखिए, MOA AOA, अभी जो हम पीछे पढ़ के आए कि अगर नई कंपनी भी सेक्शन 8 कंपनी बनती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को MOA AOA देगी, एग्जिस्टिंग कंपनी भी देगी। डिक्लेरेशन वाली बात भी सेम है। INC 14 में ये प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल डिक्लेरेशन देंगे कि MOA AOA सही तरीके से बनाए हुए हैं, ठीक है। अब क्योंकि एग्जिस्टिंग कंपनी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट हो रही है तो इसके पिछले 2 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो ये 2 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने हैं। और क्या देना है पिछले 2 सालों का? बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट मतलब इट्स अ रिपोर्ट ऑफ, लिख लीजिए आप भी, बाकी आपके CMA फाइनल का कंटेंट है बोर्ड रिपोर्ट। यहाँ केवल मतलब बता रही हूँ मैं। रिपोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज पर सेक्शन 134 एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय BOD। और ये किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा बोर्ड रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। इसके अलावा आपको ऑडिट रिपोर्ट देनी है जो ऑडिटर ने बनाई है। इसके अलावा आप जिस दिन एप्लीकेशन देने जा रहे हैं उसके पिछले 30 दिन की कोई भी कट ऑफ डेट ले लीजिए, पिछले 30 दिन की, ठीक है। और उस डेट तक के आपको असेट लायबिलिटी स्टेटमेंट ROC को सबमिट करने हैं। इसके अलावा सेम अगले 3 साल के इनकम एक्सपेंडिचर के सोर्सेज और कहाँ कहाँ आप खर्च करने वाले हैं। जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग में जो रिजोल्यूशंस पास हुए हैं, जो प्रस्ताव पारित हुआ है कि हाँ भाई एग्जिस्टिंग कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर दो, वो भी देना पड़ेगा। एंड जो पर्सन एग्जिस्टिंग कंपनी को कन्वर्ट करा रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, उनकी डिक्लेरेशन भी देनी पड़ेगी, ठीक है। और जब कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी को नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है तो जिस दिन कंपनी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दी है उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस बात का कॉपी, मतलब न्यूज़पेपर में नोटिस पब्लिश करना पड़ेगा और पब्लिश्ड नोटिस की कॉपी ROC को भी देनी पड़ेगी। क्यों? ताकि आप लोगों को भ्रम में नहीं रख रहे हैं। आपने न्यूज़पेपर में नोटिस पब्लिश करके पूरी दुनिया जनता को ये बात बता दी है
कि आप एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को अब नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट करवाने जा रहे हैं, और ये डॉक्यूमेंट आरओसी को भी आपने दे दिया है। ठीक है, अब इसके अलावा आरओसी को बाकी के सब डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, और जब सारे डॉक्यूमेंट्स आप दे देंगे तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस दे देंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये तो हुई लाइसेंस लेने की बात। जब कोई भी लाइसेंस आपको मिलेगा तो लाइसेंस के साथ शर्तें होंगी या नहीं होंगी, बताइए। कुछ शर्तें भी होंगी। अगर आपने उन शर्तों का कंट्रावेंशन किया तो क्या कर लिया जाएगा, आपके लाइसेंस को रिवोक कर लिया जाएगा। रिवोक मतलब वापस ले लेना, वापस, हाँ वापस ले लेना, वापस ले लेना। अगर आपने कंपनी की सेक्शन की किसी कंप्लायंस को नहीं किया, या आपने लाइसेंस वाली बात नहीं मानी, या आपने कंपनी के अफेयर्स को फ्रॉड्यूलेंटली या वॉयलेट किया कंपनी के ऑब्जेक्ट को, तो कंपनी शैल कन्वर्ट इट्स स्टेटस एंड चेंज इट्स नेम टू ऐड द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। यानी तो सेक्शन 8 कंपनी का दर्जा छीन के उसके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा दिया जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लाइसेंस को रिवोक करके डायरेक्ट कर सकती है कंपनी को कि इस कंपनी का वाइंडिंग अप कर दिया जाए, और अगर वाइंडिंग अप नहीं कर रही है तो फिर बोलेगी इस कंपनी को किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में अमलगमेट कर दिया जाए। अमलगमेट मतलब मिक्स कर दिया जाए, मिला दिया जाए। बट इसके पहले क्या दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, बस दिस इज, तो ये सेक्शन 8 कंपनी की स्पेसिफिक बात थी। लाइसेंस लेने के बाद जो नॉर्मल प्रोसीजर है इनकॉर्पोरेशन का, वही आपको पूरा करना है। यानी सेक्शन 7 के 7 डॉक्यूमेंट्स आरओसी को देने हैं, और ये लाइसेंस की कॉपी भी। क्यों, कि आरओसी इस बात से सेटिस्फाइड हो जाए कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस ले लिया है। ठीक है, अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, कोई प्रोसेस में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो पूछ लीजिए, एक बार पढ़ के देख लीजिए, प्लीज़ गो थ्रू इट, और वंस यू रीड उसके बाद कोई डाउट है आपके दिमाग में तो पूछ लीजिए। मैम कंपनी लॉ में सेक्शन याद करने पड़ेंगे। सेक्शंस देखिए, इंटर लेवल पे जो मेन सेक्शंस है ना, जैसे मैंने आपको जो लिखाए हैं 2 सबसेक्शन 68, 2 सबसेक्शन 71, मैंने 1-2 सेक्शंस लिखाए हैं। प्राइवेट पब्लिक, हाँ, पब्लिक प्राइवेट कंपनी। इसी तरीके से एक सेक्शन और लिख लीजिए, सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो जो रेलेवेंट सेक्शंस में होंगे मैं आपको बता दूंगी कि इतने याद कर लीजिए, अदरवाइज मुश्किल होता है ना, मतलब हर सेक्शन को याद रखना मुश्किल होता है।